वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक लगाने से इनकार। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त। केंद्र सरकार का अदालत को आश्वासन, फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में नहीं होगी कोई नियुक्ति। पशुपति से तिरुपति तक का हौसला रखने वाले नक्सली 4 जिलों में सिमटे। नीमच में सीआरपीएफ दिवस समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह। फिर दोहराया 31 मार्च 2026 तक नक्सल के पूर्ण सफाये का संकल्प। पश्चिम बंगाल में नहीं सुधर रहे हालात। हिंसा प्रभावित इलाकों से हिंदुओं का पलायन जारी। हिंसा के पीड़ित राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। बेघर हुए पीड़ितों ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 24,000 करोड़ पहुंचा। डिफेंस कॉन्क्लेव में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ भारत पूरी करेगा अपनी रक्षा जरूरतें। और दिल्ली के बाद पटना में इंडी गठबंधन का मंथन। आरजेडी की प्रेशर पॉलिटिक्स। कहा सीएम पद के लिए तेजस्वी ही विकल्प। भाजपा ने कसा तंज। कहा घमंडिया गठबंधन में विश्वास का संकट। नमस्कार, मैं शिवांशी और आप देख रहे हैं डीएलपी न्यूज टीवी, जहां हम आपको देते हैं सटीक और भरोसेमंद खबरें, बिल्कुल साफ और निष्पक्ष तरीके से। आज हम बात करेंगे उस बेहद अहम मामले की जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बड़ी सुनवाई। तो आइए जानते हैं आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा और क्या है इसका देश पर असर। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 17 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर हुई सुनवाई में कई बड़े मोड़ देखने को मिले। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल रहे। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा याचिकाएं इस कानून के खिलाफ दायर की गई है। इनमें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, आप विधायक अमानतुल्ला खान, आईयूएमएल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इस केस की सबसे बड़ी दलील क्या रही? वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति मुस्लिमों की धार्मिक आजादी का सीधा उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछा, क्या आप मुस्लिमों को हिंदू धार्मिक ट्रस्ट्स का हिस्सा बनने देंगे? सुप्रीम कोर्ट यह सवाल सोशल मीडिया और न्यूज हेडलाइंस में चर्चा का केंद्र बन गया है। इसके अलावा कोर्ट ने 2 बातें और साफ की। एक, जब मामला कोर्ट में लंबित है तब किसी भी तरह की हिंसा या विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। 2, हम अंतरिम आदेश पर विचार कर सकते हैं कि पुराने वक्फ को न हटाया जाए जब तक अंतिम फैसला न हो। संपत्ति को गैर वक्फ किए जाने के प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था कल की सुनवाई के दौरान। वहीं वक्फ बाय यूजर समेत घोषित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित न किए जाने के अदालत के प्रस्ताव का केंद्र ने विरोध किया और उनका पक्ष भी सुने जाने की मांग की थी। और आज जब पक्ष सुना गया तो 1 हफ्ते की और मियाद दी गई और साथ ही साथ इस पर किसी भी तरह का कोई रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो कल केंद्र ने पीठ को बताया था कि नए कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में सिर्फ नामित सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे। एक सवाल यह भी पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम सवालों को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं ने उठाया था, जिस पर सरकार की ओर से माकूल जवाब भी दिया गया था। फिर विपक्ष इसे किस कसौटी पर परखना चाहता है, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और वक्फ कानून पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी तरह की अंतरिम रोक इस कानून पर लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं इस पर जो इस मामले से जुड़े हुए वकील हैं, आइए उनको सुनते हैं। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात, जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं
वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास सारथी, आपका रुख करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे आज की कार्रवाई, कल जिस तरह से कार्रवाई हुई थी और उसके बाद इस बात पर सभी की निगाहें लगी थी कि क्या आज कोई अंतरिम रोक लगा देगा अदालत के सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक हफ्ते के लिए सुनवाई और अगली सुनवाई एक हफ्ते और बाद होगी। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, क्या कुछ रहा है, क्या कुछ चला है, ऑन ग्राउंड आप रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल निखिल, यहाँ पर आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि क्योंकि उनको कल ही संकेत दे दिए थे कोर्ट ने कि किस तरह का अंतरिम आदेश आज आ सकता है, तो सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि जो कोर्ट सोच रहा है वो अपने आप में कड़ा निर्णय है और इस तरह का सख्त निर्णय लेने की वजह यहाँ पर नहीं दिखती है, क्योंकि ये कानून जैसा कि माना जाता है कि संसद अगर कोई कानून ला रहा है तो वो अपने आप में संवैधानिक होगा। सुप्रीम कोर्ट भी जब सुनवाई शुरू करता है तो इसी सोच के साथ शुरू करता है कि ये अपने आप में ठीक कानून होगा और उसके बाद जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई है उन पर बहस होती है। तो सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से उस पर वो विस्तार से बहस करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अंतरिम आदेश के जरिए से इस पूरे कानून के किसी प्रावधान पर रोक लगाई जाए और अगर ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो एक तो बहुत ही दुर्लभ मामला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर अंतरिम आदेश में संसद से पारित कानून के प्रावधानों पर रोक नहीं लगाता है। इस पर सीजीआई का भी कहना था कि हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब कोई इस तरह का कानून कोर्ट के सामने हो जिससे यथास्थिति बदलने वाली हो, ऐसे में कोर्ट के ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि यथास्थिति बरकरार रहे। तो क्या सॉलिसिटर जनरल खुद ये आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि जो दो प्रमुख आपत्तियां हैं याचिकाकर्ताओं की, पहली की जो पहले से वक्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा, क्या इस आश्वासन देने के लिए तैयार हैं केंद्र की? अभी फिलहाल ऐसा नहीं होगा जब तक कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। और दूसरा ये कि जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का स्वरूप बदला है नए कानून से, नई नियुक्तियां तब तक नहीं होंगी जब तक इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई न कर ले। तो कोर्ट ने अंतरिम रोक नहीं तब तक नहीं लगाई है जब तक ये मामला कोर्ट ने ये कहा कि जब आप आश्वासन दे रहे हैं तो ऐसे में फिलहाल अंतरिम आदेश में इस तरह की रोक हम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट जो था सॉलिसिटर जनरल का उसको कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया है और 7 दिन के वक्त में केंद्र सरकार अपना विस्तृत जवाब इन सभी बिंदुओं पर रखेगी। उसके बाद याचिकाकर्ता अपनी बात रखेंगे अगले 5 दिनों में और 5 मई को कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। दूसरी बात नखिल यहाँ पर यह भी थी कि राज्य सरकारें भी इसमें जो स्टेट्स हैं 6-7 स्टेट्स जो इस कानून के समर्थन में आए हैं उनका भी ये कहना था कि हमको सुने बिना, राज्यों को सुने बिना इस तरह का कोई अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए। कोर्ट का ये मानना है कि जितने ढेर सारी इसमें याचिकाएं हैं, जितने वकील हैं, सबको सुनना संभव नहीं है एक अंतरिम आदेश के लिए। इसीलिए अभी जो एक ऑर्डर है ये बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ ऑर्डर इस बात को लेकर के है कि सेंटर खुद इन 2 चीजों पर फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगा और आगे आने वाले दिनों में इसकी संवैधानिकता को लेकर के विस्तार से सुनवाई होगी। और लेकिन जिस तरह का ये मामला है ये संविधान पीठ को भी जाएगा आने वाले दिनों में। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की बहस है और जिस तरह की बातें हैं और आपका ये जो आपका कहना है कि आगे संविधान पीठ हो जाएगा, ऐसा लग भी रहा है। फिलहाल विनोद मिश्रा जी किस तरह से आकलन करेंगे आज के इस निर्णय को? अंतरिम रोक लगाने से, किसी भी तरह की अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया, वहीं कोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से जरूर आश्वासन दिया गया कि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे 2 प्रावधानों पर। निखिल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो मैं विकास जी का सुन रहा था और जो मैंने अभी तक की जो खबरें को देखा है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इसके में जो नैरेटिव देने वाले लोग थे जी और ये सरकार का जो पक्ष था, दोनों में चीज़ों को अलग अलग समझना पड़ेगा। जी नैरेटिव का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप पिटिशनर को देखें और जो याचिका में देखें कि इसमें मैक्सिमम जो है पॉलिटिकल पार्टी के बैकग्राउंड के लोग हैं या फिर उस जमातों के लोग हैं जो सीधे सीधे होलसोल अपने को क्लेम करते हैं कि हम मुस्लिम की रहनुमाई करते हैं। इसमें आम मुसलमान कहाँ है, ये बात तो देखने की जरूरत पड़ेगी कि जिस बात को कहा जाता है कि ये मुसलमानों का हक की बात है, तो ये बात तो देखा जा सकता है ये मुतवल्लियों का ये सारे रहनुमाई करने आए हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उसमें वो जीत हार के लेके आए हैं। उस सब के लिए अपने अपना एक संदेश है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने रूप से इसकी व्याख्या करे तो सीधी बात यह है कि भाई संसद से बनाया हुआ कानून है और संसद की, अगर ये देश की सत्ता व्यवस्था में, लोकतंत्र में संसद की अपनी एक गरिमा है और संसद के इतने घंटों के चर्चा के बाद, जेपीसी के इतने लंबे डिस्कशन के बाद अगर ये कोई रिपोर्ट, एक कानून बना है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐसे आनन फानन में कोई स्टे लगा देगा, ये बात तो सोचना भी मुनासिब नहीं है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी एक मर्यादा को और अपनी लक्ष्मण रेखा को जानता है। कोई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई हैं या बाकी जो जजेज हैं वो नहीं जानते हैं। सवाल ये है कि अभी जो टेम्पररी उनको थोड़ा सा जो रिलीफ मिला है, जिस बात को वो सियासी दल अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कई लोगों का अभी आ रहा है रिएक्शन, उसमें ये जो 95 उसमें तो कुछ लोग, जो आपने नैरेटिव की बात कही, कुछ लोग तो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अदालत ने इन प्रावधानों पर स्टे लगा दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधे समझना चाहिए कि ये कोई इंटरिम ऑर्डर की एक तरह से ये नहीं है। सीजीआई को के सामने में जो तुषार मेहता जो वहां जी ने अपना रखा है, निवेदन रखा है कि हम 1 हफ्ते के बाद आप ये सारी रिपोर्ट को लेके आएंगे, तब तक हम ये क्लेम उन्होंने ये बात रखी है कि हम कोई वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में अभी नॉमिनेट नहीं करेंगे। तब तक उन्होंने कहा है कि भाई हम कोई डी नोटिफाई करने का, जो रजिस्टर्ड हैं वो अनरजिस्टर्ड जो है उसके लिए नहीं बोला। कपिल सिब्बल जो सारथी, विकास सारथी आपको बताएंगे, कपिल सिब्बल साहब जब लिखवा रहे थे सीजीआई, तब वो बीच में टोकते हुए भी कहा था कि इसमें पूरी यूजर्स में आप सारे लगाइए, तो उन्होंने कहा भी मैं लिख रहा हूं, आप बीच में मत टोकिए। तो उन्होंने ये साफ किया है कि जो रजिस्टर्ड है, अब अनरजिस्टर्ड जितने क्लेम है, क्या उसके बारे में कार्रवाई नहीं होगी? तो सीधी सीधी बात है कि इस कानून को प्रावधान से उन्होंने रोका नहीं है। 2 कानून के बारे में जो एजी की तरफ से बताया गया है, तुषार मेहता की तरफ से, सिर्फ उन्हीं बात को रखा गया है कि ये 5 मई तक, जब तक ये इसकी अगली सुनवाई नहीं होती है, तब तक इस पे ये दोनों चीज सरकार की तरफ से कही गई है। ठीक है, तो इस पर एक बार विकास के पास वापस आते हैं। विकास, ये जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की बात है, किस तरह से इसको हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जिस पर अदालत ने कहा है कि भाई जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज है उस पर ही किसी तरह की फिलहाल कार्रवाई नहीं, और इसी को लेकर के केंद्र सरकार ने आश्वासन भी दिया है। एक बात, दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे कि जब 5 मई को सुनवाई होगी तो क्या कुछ दलीलें, क्या कुछ तर्क रखे जाएंगे? क्या अभी कुछ और लोग हैं जिन्हें सुना जाना बाकी है? बहुत सारे याचिकाकर्ता थे इसमें। निखिल, जहां तक ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी और अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात है, तो वक्फ बाय यूजर में जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन, अगर पहले हम वक्फ बाय यूजर अगर मैं आपको संक्षेप में समझाऊं तो वो ये है, जैसे एक ऐसी संपत्ति है जिसका इस्तेमाल रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है। आप मान लें कि मस्जिद के बगल में एक मैदान है और जिस पर लंबे समय से नमाज पढ़ी जा रही है, उसके मालिक का ये तो पता नहीं है, उसके मालिक ने कभी कोई एतराज नहीं जताया वहां पे नमाज पढ़े जाने को लेकर के, तो ये जो लंबे वक्त तक इसका इस्तेमाल होता रहा इस एक्टिविटी के लिए, तो ये मान लिया जाता है कि ये वक्फ हो गई है, क्योंकि कई दशकों तक अगर कोई आपत्ति नहीं आती है मालिक की तरफ से या उसका मालिक का ही नहीं पता है, तो वक्फ बाय यूजर वो प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जैसे ही वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी या वक्फ उस पर दावा करेगा, तो उनको बाकायदा इसको रजिस्टर करने की जरूरत है। अब अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गई है तो फिलहाल आज के कोर्ट के आदेश के हिसाब से अभी वो डी नोटिफाई नहीं की जाएगी, जैसा कि नए कानून के अमल के मुताबिक की जानी थी। नया कानून ये कह रहा था कि ऐसी प्रॉपर्टीज को डी रजिस्टर किया जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई किया जाए जो रजिस्टर्ड नहीं की गई थी। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये राहत इस स्तर तक दे दी है कि अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर है तो उसको अभी आप डी नोटिफाई नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर, जैसा कि आप ये पूछ रहे थे कि और कानून को लागू करने को लेकर के जो प्रावधान है, उसमें कोर्ट ने सिर्फ इन्हीं 2 पर शर्त लगाई, यानी नए कानून में जो क्लॉजेज लाए गए हैं कि अगर किसी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, या कोई विवादित, आप अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझे कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर वक्फ दावा कर रहा है लेकिन वो वक्फ के नाम पे रजिस्टर नहीं हुई और उस पर विवाद चल रहा है, तो उसमें अगर वो सरकारी जमीन है तो कलेक्टर उसमें जांच कर रहे होते हैं कि ये आखिर में प्रॉपर्टी किसकी है। वो प्रक्रिया जारी रहेगी, उस प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि अंतरिम आदेश में हम 3 बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे, उसमें भी उन्होंने कलेक्टर द्वारा जारी जांच पर रोक लगाने से कोई मना से इनकार नहीं किया था। कोर्ट ने कहा था कि वो जांच जारी रहेगी। तो जो प्रॉपर्टी विवादित है उस पर जांच जो चल रही है वो चलती रहेंगी, लेकिन जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उनको डी नोटिफाई फिलहाल नहीं करेगी सरकार। ये आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया। जी, निश्चित तौर पर। तो 5 तारीख को भी सुनना बहुत दिलचस्प होगा, देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं और आगे किस तरह से मामला जाता है। बहुत शुक्रिया विकास सारथी इस तमाम बातचीत के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में हिंसा की सियासत और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वक्फ एक्ट पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, क्या कुछ जमातों का शक्ति प्रदर्शन था ये भी सवाल उठाया जा रहा है। बंगाल में हुई हिंसा, हत्या, तोड़फोड़, आगजनी और लूट क्या सचमुच वक्फ एक्ट का विरोध था? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दंगाइयों को बचाते हुए आरोप बांग्लादेश पर मढ़ रही हैं। बचा खुचा आरोप बीएसएफ पर मढ़ दिया। लेकिन जब वक्फ एक्ट के विरोध में हिंसा और आगजनी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की तो ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। पिछले जुमे के दिन मुर्शिदाबाद में हुए वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में न केवल खून खराबा हुआ, बल्कि इस हिंसक प्रदर्शन ने सैकड़ों हिंदू परिवारों के घर उजाड़ दिए। उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन सीएम ममता दीदी के लिए, इन पीड़ितों के लिए एक शब्द नहीं निकले। उन्होंने इमाम सम्मेलन बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया
कि टीएमसी सरकार उनके साथ है, लेकिन कोर्ट के कड़े रुख के बाद ममता बनर्जी ने आईजी पुलिस मुर्शिदाबाद के नेतृत्व में 9 सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश जरूर दे दिया। लेकिन मुर्शिदाबाद के दंगा पीड़ितों ने हिंसा और आगजनी की जांच की मांग एनआईए से कराने की मांग की है। उनको एसआईटी पर भरोसा नहीं है। दंगा पीड़ितों ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका लगाकर अविलंब सुनवाई की मांग की है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मुर्शिदाबाद घटनास्थल पर खुद जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। आज कुछ दंगा पीड़ित राज्यपाल से मिलकर आप बीती सुनाने राजभवन पहुंचे। बड़ा सवाल यह है कि इन गरीब मासूम लोगों को वक्फ से क्या लेना देना, लेकिन इन्हें जानबूझकर टारगेट करने का मकसद आखिर क्या है? 80% आबादी वाले मुर्शिदाबाद में अगर 20% हिंदू और अन्य समुदाय सुरक्षित नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या दीदी से इन्हें कभी इंसाफ मिल पाएगा? ऐसा तो दिखाई नहीं देता और लगता नहीं है। इमाम के सम्मेलन में अगर दंगाइयों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री इनमें बिहार और यूपी के लोगों का हाथ होने की बात करती हैं, तो बड़ा सवाल यह भी है कि हालात सामान्य होने पर क्या ये पीड़ित परिवार वापस अपने घर लौटने की स्थिति में होंगे? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए उल्टा केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है और उसे सीमा पर फेलियर बताया है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। सीज फेल पुलिस मिनिस्टर, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का हालत बहुत खराब है, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। बंगाल का पुलिस मंत्री का नाते सीज कंप्लीटली फेल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिजास्टर। और इस हिंसा के पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी आप बीती अपनी व्यथा कथा सुनाई है, ये भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसा हमला किया कि कुछ समझाने की भी नहीं मिला और कहीं पर जाने का भी मौका भी नहीं मिला था हम लोगों को। थोड़ा सा एक कमरे में सब कोई एक इकट्ठा होकर एक कमरे में बंद थे और इतना जोर जोर से मार रहा था। सब दरवाजा तोड़कर, ताला भी नहीं मार पाए थे। घर में जितना सब कुछ था एकदम लॉकर मकर खोल के गहना पैसा सब कुछ लूट लिया। पुलिस प्रशासन को फोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो आओ हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए, आप लोग घर में सेफ्टी में रहिए। तो हम लोग घर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? वहाँ पर भी आग लगा दे रहा है। घर में रहेंगे तो बाल बच्चा को कैसे बचाएंगे? শাস্তি চাই, কঠিন শাস্তি চাই। এবার টেনে ছিচড়ে নিয়ে আনো, দরজা ভেঙে দিল, টেনে ছিচড়ে রেখে দিল, তার শাস্তি চাই। हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं महिला लोग जो हमारे साथ जो हुआ आप नहीं चलेगा ऐसा। जो राष्ट्रपति शासन चाहिए, हम लोग जो राष्ट्रपति महिला है वो दीदी को हम अनुरोध करते हैं हम लोग को बचा लो। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर दिए, यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए? दीदी हम लोग को बचा लिया, हमारा इज्जत बचा लीजिए। तो राज्य के निवासी गुहार लगा रहे हैं, मजलूम जो औरतें हैं जो वो आवाज लगा रही हैं कि दीदी हमारी इज्जत बचा लीजिए। काश ये शब्द उनके कानों में पड़ रहे होंगे और वो उस पर जरूर संवेदनशीलता से समझेंगी, जानेंगे। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय सरकार जो कि टीएमसी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है संजय जी। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। और निशांत राय इस वक्त जुड़े हुए हैं मालदा से। निशांत आपका भी स्वागत है। और निशांत आपके साथ ही शुरू करना चाहेंगे इस डिबेट को। सबसे पहले ग्राउंड जीरो की जो सिचुएशन है वो आप बताइए। आप लगातार वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं, कितने जो पीड़ित हैं उनके विषय में भी बताइए। और क्या लोग जो हिंदू हैं वो जो पलायन कर गए थे क्या वापस आ रहे हैं, कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए।
देखिए, मैं मुर्शिदाबाद से गंगा पार मालदा के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ हिंदू शरणार्थी दंगे वाले दिन उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और यहाँ पर आकर रुके। परलालपुर स्कूल में उनको ठहराया गया और सैकड़ों की संख्या में हिंदू शरणार्थी जो हैं इस स्कूल में रुके हुए हैं जो मेरे पीछे है। हालांकि वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिसके चलते मैं स्कूल से लगभग 50 मीटर आगे खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू शरणार्थियों से मीडिया को मुखातिब नहीं होने दिया जा रहा है। हम सुबह से प्रयास कर रहे हैं, सुबह से हमने बात की यहाँ के अधिकारियों से, उन्होंने कहा आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। मैंने खुद मेल किया यहाँ के जिलाधिकारी को, लेकिन अभी तक मेल का कोई जवाब नहीं आया और हैंड रिटन भी मैंने एक कॉपी यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद थे उनको दी, उन्होंने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो वापसी जाने की बात है, तो हमारी जो तमाम यहाँ रिपोर्टर्स पहले से रिपोर्ट कर रहे थे उनसे बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि शरणार्थी पूरी तरीके से डरे हुए हैं और अब वो उम्मीद ही खो रहे हैं कि उनको किस तरीके से वापस जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ममता सरकार का रवैया रहा है और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली पर चोट इस प्रकार की है कि जो पीड़ित परिवार है जिनके घर में 2 हत्याएं हुई, उन्होंने सरकार से मुआवजे के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया और इंसाफ की मांग की। अभी हम एक बाइट सुन रहे थे जिसमें एक महिला साफ तौर पर कह रही थी कि दीदी हमारी इज्जत बचा लीजिए। ममता बनर्जी को भी पूरा बंगाल दीदी के तौर पर बुलाता है और दीदी के शासन में अगर महिलाओं को यह बात कहनी पड़ रही है तो दीदी के लिए सोचने का विषय है, ना कि केवल केंद्र सरकार पर बीएसएफ का ठीकरा फोड़कर खुद को बचाने वाली बात है। आखिर बंगाल पुलिस किस तरीके से अपना काम कर रही है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन अभी की मैं आपकी स्थिति बता दूं, परलालपुर स्कूल से बाहर हूं। सुबह से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं पीड़ित परिवारों से बात करने की, लेकिन प्रशासन के द्वारा बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा रही है। जी, ये पहली बार सुन रहे हैं कि मीडिया पीड़ितों की बाइट करना चाहती है। निशांत और विनोद जी, आपने भी शायद पहली बार सुना होगा कि ये कहा जाए कि आप पहले एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिख कर दीजिए और उस एप्लीकेशन पर हम विचार करेंगे कि आप पीड़ितों के पास रिपोर्ट करने के लिए जा सकते हैं कि नहीं। तो ये जो है अपने आप में ही दर्शाता है कि किस तरह से कितनी पारदर्शिता इसमें बरती गई है। विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा पर जो सियासत है, और अभी आपने ममता बनर्जी को भी सुना, वो ऐसे बता रही हैं कि बाहर से लोग यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आए हैं और मारपीट करके चले गए, और जो कुछ बाकी उनका ये भी कहना है कि लोग बॉर्डर, क्योंकि बीएसएफ को भी इसमें करें कि बॉर्डर पर बांग्लादेश से आए, मारपीट के, घर फूंक के, उसके बाद वापस चले गए। निखिल, मैं दूरदर्शन देखने वाले दर्शक को बताना चाहता हूं कि वो निशांत राय को सुने जी, वो ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं। कल ममता बनर्जी जो इमामों के सम्मेलन में कह रही थी कि ये मीडिया जो है बिके हुई मीडिया, वो बता रही थी कि ये मीडिया जो है वो गुजरात का फोटो, असम का फोटो, यहाँ वहाँ का वीडियो दिखा दिखा के बंगाल को कह रहा है कि बंगाल जल रहा है। वो ये बता रही है कि ये सारे विजुअल ही फेक हैं जो मीडिया पे चल रहे हैं। नहीं, और जिस तरह से मीडिया का हाल उन्होंने किया है वो भी तो देखने की बात है। ये मीडिया के बारे में कम से कम ममता बनर्जी अपने इमामों के सम्मेलन में 5 मिनट ये बोलती गई कि ये पूरा मीडिया की रिपोर्ट फेल है। और ये ममता बनर्जी की सरकार कैसे फेल है कि हमारा रिपोर्टर, दूरदर्शन का रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पे खड़ा है और वो से एक विक्टिम से बात करने की इजाजत नहीं मिलती है। तो ये शर्मनाक बात है इस डेमोक्रेसी के लिए। ये लोग जो निखिल आप कहते हैं, इसके पीछे की आप साजिश और इसके पीछे की सियासत समझिए। ये सड़क से जो कोर्ट तक की जो ये लड़ाई इन्होंने बताया था कि हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ में लड़ेंगे, तो उन्होंने ये कोर्ट से पहले ये अपना एक ये आप सोचिए कि एक प्रोमो दिखाया था बंगाल से कि हम इस देश में, जैसे ये मौलाना कुछ कहते थे कि हम आग लगा देंगे, हम घुटने पे टेका देंगे। खुद इनके मंत्री, टीएमसी के मंत्री कह रहे थे कि हम 50 लोगों को खड़ा कर देंगे पूरे कलकत्ता में और हम 10,000 भीड़ को कलकत्ता को घुटने पे खड़ा कर देंगे। तो आप सवाल उठिए कि टीएमसी सरकार के मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं और टीएमसी के स्पॉन्सर्ड अगर इसको नहीं कहा जाए तो इसको क्या कहा जा सकता है, जहां एक तरह से मीडिया को भी आपने सेंसर कर दिया है
और आप जस्टिस की बात कहते हैं, जस्टिस के दावे की बात करते हैं। आप एसआईटी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कल जब टिप्पणी की थी तब आपने आनन फानन में एसआईटी बनाया है, और ममता बनर्जी एक बार उस पीड़ितों के साथ मिलना तो दूर, उनका एक तरह से जो उनकी एपैथी है, उनकी जो एक एग्नी है, उसको कम से कम बताने के भी अपने को ये मस्कूर नहीं समझती है, काबिल नहीं समझ रही है। तो ये कह सकते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए शर्म है और इस समाज के लिए शर्म है। निश्चित तौर पर। डॉक्टर, मैं पहले संजय सरकार जी के पास जाऊंगा। संजय सरकार जी, ये किस तरह की डेमोक्रेसी है जिस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई जो मीडिया है वो तमाम गलत चीजें दिखा रही है, कहीं का वीडियो कहीं का लगा दिया जा रहा है, और अभी आपके सामने हमारे रिपोर्टर वहां खड़े हुए हैं और उनको पीड़ितों से बात करने की इजाजत नहीं है, एप्लीकेशन मांगी जा रही है। तो ये लोकतंत्र का चेहरा है, यही ममता बनर्जी दिखा रही हैं, और वो बीएसएफ से लेकर के और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को इसमें दोषी ठहरा रही है। देखिए, आप जो पहले जो ब्रीफ जो दिखाया ना, जो बाइट दिखा रहे थे, महिला को बाइट आप दिखा रहे थे, अब सबसे बड़ा बात है, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो बाइट दिखाया इसके लिए आपको धन्यवाद इस कारण में आपको हम दे रहे हैं, जहां आप बाइट दिखा रहे हैं, जहां प्योर बंगाली बोलने नहीं आता, हिंदी तो बहुत दूर के बात है, देहाती बंगाली बोलता है, ये तो आप एक झूठ दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, जो हम दिखा रहे हैं वो झूठ है। हिंदी ये वीडियो ये आपके हिसाब से कहां शूट किया गया है? मुर्शिदाबाद इलाका में हम आपको कहां शूट किया गया ये भी तो बताते चलिए। नहीं, आप मेरे को पलासी से लेके आपको शमशेरगंज से गुलियान फरक्का तक लेके जाएंगे। अगर इस तरफ से इतना अच्छा हिंदी अगर बोल देंगे, अब जो बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। वो तो आप बाहरी आदमी को लेकर उसको बाइट दिखा रहे हैं, नंबर 1। सरकार साहब, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। वो जिसने बाइट दिया है उसका निवेदन पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा चेहरा मोजाइक करके दिखाया जाए, इसका डर है, दिखाया है कि उनका डर है, डरी हुई है, वो उनका डर है सरकार साहब, इसलिए हमने उनके चेहरे को ढकाया है। आप क्या शर्मनाक बात किए जा रहे हैं, कितना झूठ आप लोग। सरकार साहब, वो उनका डर है, नहीं तो दूसरे दिन उनको मार देंगे जान से। इसके लिए आपको गोदी मीडिया कहा जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए, ये जो हमारे रिपोर्टर खड़े हुए हैं इनके विषय में क्या कहेंगे? ये तो सामने खड़े हैं, बता रहे हैं कि कहिए तो कैमरा घुमा कर दिखवा दे 50 मीटर पे, अब भी आप मानने को राजी नहीं है। नहीं, जिस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप बोल रहे हैं ना, आपको अभी हम आप एक एक करके प्रूफ दिखाना है, प्रूफ देखते जाइए। नहीं, प्रूफ तो छोड़िए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप प्रूफ मत दिखाइए कागज पर, हम तो ऑन ग्राउंड कैमरा लेकर वहीं मौजूद हैं। सरकार साहब कैमरा लेकर मौजूद हैं और बात नहीं करने दिया जा रहा है, रिपोर्टर सामने खड़े हुए हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप कह रहे हैं हमें कागज पर दिखाएंगे, हम कह रहे हैं कैमरा लेकर वहां मौजूद है, इसका क्या जवाब है? सीधा जवाब दीजिए। देखिए, ये शमशेरगंज में ये कहा किया था मदन। अरे कमतरगंज की बात नहीं, मैं मालदा के स्कूल में सामने खड़ा हुआ हूं, मालदा के स्कूल के सामने डीडी न्यूज खड़ा हुआ है। आप बताइए बाइट मिलेगी किसी की या एप्लीकेशन लिखवाएंगे? अरे जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना, जो पूछ रहे हैं वो बताइए, इधर उधर की बात मत करिए, जो पूछ रहे हैं वो बताइए, अगर साहस है तो बताइए, मैं चुनौती देता हूं आपको, आप बताइए, हमारा रिपोर्टर वहां पर खड़ा हुआ है, निशांत राय वहां पर अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनको वहां पर बाइट नहीं लेने दिया जा रहा है, किसी भी मीडिया को मिलने से रोक लगा दी गई है, इसलिए क्योंकि आप ये प्रोपेगेंडा फैला सके कि बाहर के लोग आए हैं, और आप जैसे लोग कागज दिखा कर कहते रहे कि ये देखिए ये हिंदी बोल रहा है, ये हिंदी बोलने वाला तो बंगाली हो ही नहीं सकता है ना। आप ये बताना चाह रहे हैं, यानी कि अगर कोई 2-4 साल पहले माइग्रेट होकर वहां पहुंचा है तो वो भाषा भूल जाएगा, कैसी बात कर रहे हैं? आप बताइए, पत्रकार है खड़ा हुआ वहां पे, और 7 नंबर एयरपोर्ट पर बिका हुआ पत्रकार। अरे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, अनर्गल मत बोलिए सरकार साहब, अनर्गल मत बोलिए, अगर साहस है मैं चुनौती देता हूँ, इस बात की जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता, अरे भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई इसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप और मेरे रिपोर्टर 3 लोगों के बीच की बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास अगर साहस है तो इस बात का जवाब दीजिए, अनर्गल मत बोलिए। अनर्गल हम नहीं बोल रहे। अरे बताइए ना, क्या जवाब है आपका? यहाँ पर हिंदू क्या जवाब है इसका? नहीं होता है, क्या जवाब है इसका? कोई चैनल में बोल रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान को लड़ाई है, लड़ाई बाहर से आकर आदमी लोग यहाँ से करा रहे हैं, यहाँ का आदमी लोग बोल रहे हैं। देखिए अरे भाई
पीछे खड़े हुए हैं रिपोर्टर आपके। निखिल, मैं रिपोर्टर की बात आप छोड़ दीजिए एक मिनट के, आप रिपोर्टर की बात छोड़ दीजिए। आपके बीजेपी के वहां प्रतिपक्ष के जो नेता हैं सदन में, आपके असेंबली में सरकार साहब शुभेंदु अधिकारी आज हाईकोर्ट पहुंचे हैं कि मुझे मुर्शिदाबाद जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे जाने की इजाजत चाहिए। अपोजिशन के लीडर को आप मुर्शिदाबाद नहीं जाने दे रहे हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सारे बिहारी लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। ये क्या मजाक है यार। अगर आप में गट्स है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप अपोजिशन के लीडर को क्यों रोक रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी को आज क्यों हाईकोर्ट जाना पड़ा है परमिशन के लिए, बताइए। पत्रकार लोग है, बिका हुआ पत्रकार के लिए क्या जवाब देंगे जिसको सच्चाई दिखाने के लिए हिम्मत नहीं है? थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दिया जाए, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा। सरकार साहब की ऑडियो देखिए, इस बार जब बिहार का आदमी को पकड़ा जाता है, बिहार का आदमी को पकड़ा जाता है, ये पहन कर रखा है और ये पैनल को धन्यवाद। आवाज आपकी बढ़ा दी, आवाज आपकी बढ़ा दी। मुझे लग रहा था कि शायद आप हमारे जो रिपोर्टर खड़े हैं उनके विषय में बात कुछ बता रहे होंगे कि वहां बताइए क्यों नहीं बाइट लेने दिया जा रहा है, बाइट क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है, बताइए। इधर उधर की बात मत करिए, अब आप बताइए बाइट क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है, पीड़ितों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा मीडिया को। आपको सही अगर दिखाएंगे हम सही जवाब देंगे। अगर आप गोदी मीडियापन कराएंगे, अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसमें गोदी मीडिया और कहां से मीडिया, मैंने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। अगर आप दलाल बन जाएंगे, अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रिपोर्टर खड़े हुए हैं, बताइए बताइए। देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन बॉर्डर देखने की जिम्मेवारी जो है। मैं कोई बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, ये दर्शक देख रहे हैं कि मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारे रिपोर्टर वहां खड़े हुए हैं, मीडिया को एंट्री बैन क्यों है, क्यों नहीं वहां पर रिपोर्टर को बात करने दिया जा रहा है। दूरदर्शन का रिपोर्टर गया है वहां पर, निशांत राय वहां खड़े हुए हैं। नहीं, वहां पर कोई मीडिया को बैन नहीं किया गया है, मीडिया को बैन नहीं किया है, उसको लिखना पड़ता है। देखिए वहां पर बहुत संवेदनशील इलाका है, वहां पर सुबह से खड़े हुए हैं, दोपहर में 3 बज गए, 3:30 हजार पत्रकार जा रहा है, उसको जाने नहीं देंगे। आपको क्यों नहीं जाने देंगे? हम लोकतंत्र बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बैन नहीं किया गया, वो खड़े होकर बता रहे हैं कि बैन है। बात करने की उन्होंने बहुतेरी कोशिश की, एप्लीकेशन लिखी, मेल लिखी कि हमको एक बाइट दिला दीजिए, किसी भी एक पीड़ित से मिला दीजिए। आपकी सरकार और आपका प्रशासन वहां मूक दर्शक बना हुआ है, चीजों को छुपा रहा है और हम उसको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। सरकार साहब आप कितना भी झूठ बोलिए। मैं डॉक्टर कौशल खान के पास जाऊंगा। डॉक्टर कौशल खान, इस तरह की जो विषम परिस्थिति है कैसे निपटेगी भारतीय जनता पार्टी, कैसे जो प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि आपने देखा है कि मेरा एक सीधे तौर पर कहना है कि भाई अगर किसी को किसी कानून से कोई दिक्कत है तो सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं। ऐसा अगर प्रदर्शन होगा तो हिंदुओं के घर जलाएंगे, हिंदुओं को पीटेंगे। निखिल जी, ममता जी के लिए, ममता दी के लिए, जिनके नाम में ममता है और एक्चुअली निर्ममता से भरी हुई है, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आंकड़ा देता हूं, 2021 में चुनावी हिंसा से करीब 303 लोग अपना घर छोड़ के गए थे, जिसमें से मेजॉरिटी हिंदू थे क्योंकि वो बीजेपी समर्थक थे। और उन्हें हाईकोर्ट में कलकत्ता सरकार यानी ममता दी की सरकार ने रिटन एफिडेविट में दिया है कि केवल 70 लोग जो 303 में गए थे वो वापस होकर आए हैं, बाकी लोग नहीं आए हैं। तो इसी से पता चलता है कि ममता दी कहती कुछ है, करती कुछ। और एक एग्जाम्पल नहीं है, 2023 में रामनवमी में हावड़ा में जब दंगा हुआ था, उस समय भी जो लोग गए थे अभी तक वापस नहीं आए। इसके अलावा आसनसोल में मार्च में 2018 में जो दंगा हुआ था, वहां से जो हिंदू छोड़ करके गए थे वो वापस नहीं आए थे। बीच में मत बोलिए सरकार साहब, प्लीज चुपचाप सुनते रहिए, अपने बारे में बोलिएगा, ठीक? बहुत सुन लिया। ठीक है डॉक्टर कौशल खान, आप बोलिए, सिर्फ हम आपको सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप सरकार साहब से बिल्कुल सही कहा। अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक है और जो आपने फोटो दिखाई वो गलत दिखाई, तो भैया वो स्कूल में जाने क्यों नहीं दे रहे? आपके पत्रकार को जो वहां गेट पे खड़ा हुआ 50 मीटर दूर से बात कर रहा है, उसको जाने दे और हकीकत दिखाने दे। तो ये केवल ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। और जिस तरह से आप देखिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को प्रतिशत कहां है? असम में है, वहां पे शांति बनी हुई है। देश के सबसे ज्यादा मुसलमान किस प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वहां पर क्या है? वहां पे एक पत्थर तक नहीं चला। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी स्पॉन्सर्ड दंगा करवा रही हैं, हमले करवा रही हैं, हिंदुओं के ऊपर चुन चुन करके आक्रमण किए जा रही हैं, और उसके बाद भी वो मौलानाओं के साथ बैठक करती हैं और उस स्कूल में न किसी को जाने दे रही है, न खुद गई है जानने के लिए कि वहां स्थिति क्या है। इसी से पता चलता है
कि ममता बनर्जी निर्ममता बनर्जी हैं, और उनके लिए कुछ लोग जो कहते हैं ना कि वो फेक हिंदू है, असलियत में वो मुसलमान है, कहा जाता है, बहुत सारे लोग बोल के गए। एक दरअसल पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर का एक वक्तव्य है, मैं चाहता हूं कि वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं, वो शेयर करें। आ रहे हैं संजय जी, आपके पास भी आएंगे। पहले ये असीम मुनीर का, जनरल असीम मुनीर का मैं चाहूंगा कि वो वीडियो एक बार प्ले करके दिखाएं, और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी आर्मी जनरल जो है उनके जहरीले बोल जो है वो किस तरह से सर चढ़कर बोल रहे हैं, आपको दिखा दे पहले एक बार। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. We are two nations, we are not one nation. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। विनोद मिश्रा जी, आपको मैं यहां पर लेकर आना चाहूंगा। ये 2 नेशन थ्योरी की जो बात हो रही है, मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूं, क्या उसी वर्ज पर लेकर जाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल को भी लोग? ये बाइट आपने सच में एक कमाल का काम इसलिए किया है कि संजय सरकार जी जो जिस थ्योरी से बात कर रहे थे उनको ये सुनना चाहिए। क्या बंगाल में जो हो रहा है, क्या वो डायरेक्ट एक्शन डे की याद नहीं दिला रहा है? मुर्शिदाबाद में अगर 80% मुस्लिम हैं तो क्या उनके उस 80% भाईचारे में 20%, 15% हिंदू आबादी नहीं रह सकती? ये वो मैसेज है कि आपने जो 2 नेशन थ्योरी को जो बना, पाकिस्तान बना, उसके बाद बांग्लादेश में आते आते वो फेल कर गया मजहब के आधार पे। आप एक मजहब को वोट बैंक बना के उसको एक डायरेक्ट एक्शन डे का रिपीट करने की इजाजत देते हैं। पश्चिम बंगाल ने लोगों ने देखा है। ये जो आसिफ मुनीर आपके जब बात करते हैं जनरल पाकिस्तान के, तो समझिए कि पाकिस्तान की हुकूमत की पूरी बागडोर उनके हाथ में है, और वो सत्तासीन पाकिस्तान का बंदा जो पूरे दुनिया में भीख मांग रहा है, अभी उसकी हालत है। यहां भी पाकिस्तान के जो प्रवासी पाकिस्तानी हैं उनसे भीख मांग ही रहा है, लेकिन उन्हें याद दिला रहा है कि हम हिंदू से बिल्कुल अलग हैं। आप पाकिस्तान बनाया है, ये अल्लाह का फरमान है। आप क्या मजाक बनाए हुए हैं इस देश को, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को, और वक्फ के नाम पे कहानी करते हैं। क्या वो 2 नेशन थ्योरी का ही एक हिस्सा होगा? ये सवाल है आपके सामने में, आपके पार्टी के सामने में, कि जब अभी आप मुनीर को सुनेंगे तो याद करेंगे कि ये देश आपको भी याद रखेगा। ठीक है, आज की बहस सिर्फ यहीं तक रखेंगे, लेकिन संजय सरकार जी, मैं उम्मीद करूंगा कि सत्ता के सुख के लिए गलत को गलत कहना मत भूलिए, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने असीम मुनीर को सुना, अभी तो आप सत्ता सुख भोग रहे हैं, आप टीएमसी के साथ हैं, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहिए, वरना कोई वो दिन दूर नहीं है जब ये इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। अगर आप आज गलत के साथ खड़े रहेंगे तो कल गलत आपके साथ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया संजय सरकार जी आपका, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपका, विनोद मिश्रा आपका, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं निशांत राय आपका भी। बिहार में गठबंधन में बहस जारी है कि चेहरा कौन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी तापक्रम काफी बढ़ गया है। एनडीए बनाम महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, यह सवाल थोड़ा पेचीदा है। बिहार में राहुल गांधी की बड़ी सक्रियता के बाद यह कयास लगाया जाने लगा था कि शायद कांग्रेस पार्टी एकला चलो रे का नारा बुलंद करना चाहती है। कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा उन्होंने भी की थी, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में कोई माहौल नहीं बना पाए। पटना में आज महागठबंधन के दलों की बैठक हो रही है। राजद का मानना है कि यह बैठक आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर है, जिसमें तय किया जाएगा कि कौन दल कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर राजद में सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात नहीं की है, लेकिन लालू यादव अपनी हर मीटिंग में ये कह चुके हैं कि गठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में ही मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आखिर कांग्रेस में इसकी सहमति क्यों नहीं बन रही है? पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने दिल्ली आकर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। मीडिया की खबर की अगर माने तो स्ट्राइक रेट के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश भी की। 2020 में राजद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी, कांग्रेस पार्टी 70 और अन्य लोग 29 सीटों पर चुनाव लड़े। महागठबंधन 243 सीटों में से 110 सीटों पर जीत दर्ज की।
तो कांग्रेस पार्टी महज 19 सीटें उसमें जीत पाई थी। स्ट्राइक रेट के आधार पर कांग्रेस की वाम दलों से भी कम सीटें मिल सकी हैं, लेकिन राहुल गांधी दलित मुस्लिम वोट के आधार पर ज्यादा सीटें चाह रहे हैं। जाहिर है अभी तक सीएम का चेहरा सामने नहीं आया है, तो इसको लेकर जो सियासत है वो गर्म रहेगी और इसको लेकर के जाहिर तौर पर बीजेपी भी एक के बाद एक हमलावर हो रही है और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है, बीजेपी ने तंज भी कसा है कि घमंडिया गठबंधन में जो है वो विश्वास का संकट बना हुआ है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। हाँ, तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वही आरजेडी नेता शक्ति सिंह का कहना है कि महागठबंधन की नजर तेजस्वी के कुशल नेतृत्व पर है। महागठबंधन की बैठक का जो उद्देश्य है, वर्तमान राजनीतिक परिवेश, जलता बिहार, कराहता बिहार, पलायन की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, भ्रष्टाचार की स्थिति, सबकी नजर तेजस्वी जी के कुशल नेतृत्व पर है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ बने हुए हैं। सलमान, सबसे पहले तो जो सियासत है उसका जो एक तापमान है, सियासी तापमान है इस वक्त बिहार का और पटना का जाहिर तौर पर बढ़ा हुआ है और अपने अपने दावे भी हैं इसमें, क्योंकि तेजस्वी यादव को जहां उनका दल है वो लालू प्रसाद यादव के जाहिर तौर पर वो चाह रहे हैं कि भाई उनका बेटा चीफ मिनिस्टर पद का जो है वो चेहरा बने, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कुछ सामने आया नहीं है। कैसे सुलझेगी ये गुत्थी? कैसे देखते हैं इस पूरी सियासत को? देखिए, कांग्रेस जो उनकी तय सीटें थी पिछली बार, जैसे कि आपने भी बताया कि 70 में से 19 सीटें ही जीत सकी, तो ये एक वीक पॉइंट है कांग्रेस का। लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर थोड़ी खींचातानी चल रही है। शायद ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, और इस बीच कांग्रेस ने कुछ काम ऐसे किए हैं जिससे कि दलित और पिछड़े वोट को समेटा जा सके, जो कि यहाँ बिखरे हुए हैं विभिन्न पार्टियों में। लेकिन बात यहाँ ये है कि जैसे कांग्रेस ने अभी ये किया कि राजेश कुमार को अपना अध्यक्ष प्रदेश का नियुक्त किया और कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा एक चाल और चली है, कन्हैया कुमार को यहाँ पे नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा, पदयात्रा शुरू करने की एक रणनीति बनाई। तो ये सारी जो चीजें अभी हो रही हैं, हालांकि और पप्पू यादव काफी कांग्रेस में ना रहते हुए भी वो काफी कुछ कांग्रेस के समर्थन में बोलते रहे हैं, और चारों तरफ से ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस को मिले। और शायद नेतृत्व का मामला भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा सीटें शायद ज्यादा एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, कन्हैया कुमार को जिस तरह से लॉन्च करने की कोशिश की थी, वहां पर जो पदयात्रा कराई, उसके बावजूद क्या कांग्रेस के हाथ कुछ लगता हुआ नजर आया है, या इससे निराशा के बाद ही अब वो जो बातचीत के टेबल पर आए हैं उसका इस यात्रा के, मैं सीधे तौर पर कहूंगा, इस यात्रा की असफलता के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें ज्यादा दिख रही हैं आपको? देखिए, मुश्किलें इन कदमों से मुश्किलें ही बढ़ी हैं, ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि लालू प्रसाद को कन्हैया कुमार नहीं पसंद है, पप्पू यादव भी नहीं पसंद है, और ये दोनों काफी मतलब कांग्रेस ने इन्हें आगे कर रखा है परोक्ष रूप से कह लें। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, और साथ ही साथ लालू प्रसाद ने भी, और जो अंदर खाने आरजेडी का नेतृत्व है वो भी तेजस्वी को हमेशा से आगे करता रहा है कि यही हमारे सीएम फेस है। तो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार में फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा सामने होकर के आया है।
आज की बैठक में क्या निकलेगा? राजद के मुख्यालय में बैठक हो रही है और कुछ और मैं आपको बात बता दूं, जैसे रालोसपा के पशुपतिनाथ पारस जो अध्यक्ष हैं, उनके आने की बड़ी चर्चा थी हवा में, लेकिन वो आए नहीं है इस बैठक में। तो ये सारी बातें चल रही हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा वो कुछ देर में पता चलने की उम्मीद है हमें जी। तो ये सारी बातें हैं और आज का दिन बिहार की सियासत में खासतौर से बहुत ही ज्यादा निर्णायक साबित होने वाला है जी, क्योंकि न सिर्फ सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ इससे हो सकती है, बल्कि सीएम फेस का कोई निर्णय हो सकता है। जी जी जी, कम से कम महागठबंधन के लिए तो आज निर्णायक साबित होने वाला है। आज महागठबंधन के लिए बड़ा दिन है। सलमान, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अभी शुरुआत में देखा, एक में डिफरेंस आपने देखा कि चाहे वो जो बीजेपी के साथी दल हों, उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं कम से कम बिहार में, और हम उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, वो दोबारा जीत कराएंगे। लेकिन यहाँ ये स्थिति अभी नहीं है। सिर्फ फुटबॉल जैसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सहज नहीं है। निखिल, आप लोगों की चर्चा में जो मैं देख पाया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर जो जहां मीटिंग हो रही है बैठक महागठबंधन की, वहां पे जितने पोस्टर लगे हुए हैं आरजेडी की तरफ से, उसमें लालू यादव और राबड़ी देवी के फोटो एक भी तस्वीर नहीं है, सिर्फ तेजस्वी का लगा हुआ है जी। तो ये साफ साफ मैसेज है कि अब तेजस्वी को आरजेडी का एक नया वर्जन दिखाया जा रहा है, जिसमें लालू यादव अब उसमें एक लायबिलिटी बन गए हैं। ये आप साफ देख सकते हैं। अगर हम अपने प्रोड्यूसर साहब को रिक्वेस्ट करें कि वो जो पोस्टर है उसको एक बार दिखा दें, तो शायद लोगों को समझ में आएगी देख सकते हैं कि अब सिर्फ तेजस्वी है, उसमें लालू जी और राबड़ी जी अब इसमें नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये आरजेडी का एक नया संस्करण है। तो अब नीतीश कुमार के सामने में एक चुनौती होगी कि जब जब भी उनके पर बात होती है तो सीधे ले जाते हैं जंगल राज पे। उससे लगता है कि तेजस्वी ने अपने को एक छुटकारा पा लिया है लालू यादव को और राबड़ी देवी को हटा के। तो अब ये नया तेजस्वी यादव है, नया लीडरशिप है उनका, और ये बात मैसेज लोगों को देना चाहते हैं। यही मैसेज जो महागठबंधन में दे रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है इसमें कि तेजस्वी महागठबंधन के वही लीडर बन जाए या वो फेस बन जाए, ये कांग्रेस पार्टी को अभी भी भरोसा नहीं है। कि कांग्रेस पार्टी में खास करके राहुल गांधी को ये लग रहा है कि हम एक बार फिर से ये दोबारा गलती करने जा रहे हैं जो इनकी पार्टी पिछले 40 साल से करती रही है। आप कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप आरजेडी के एक अलायंस पार्टनर रहे हैं। लालू यादव खुद का भी कहते हैं कि हमारे सबसे विश्वस्त पार्टनर जो है वो कांग्रेस पार्टी ही है। तो आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बिहार में उभर के आए। जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा की थी और आपको लगा था कि जो सीमांचल के क्षेत्र हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उसमें राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ऐसा उनका दावा है। उनके एमपी भी जीत के आए थे उस इलाके से, तो उनका विश्वास और पुख्ता हुआ है। जी, तो जी, जी, ये डर जो है, ये जो अभी आप बैठक दे रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव स्ट्राइक रेट का हवाला दे रहे हैं। जो स्ट्राइक रेट कांग्रेस की फिसड्डी रही है, तो उसका हवाला देके आरजेडी ये बात चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो हो आरजेडी का हो। वो प्रेशर टैक्टिक्स जो बात बनेगा हमेशा सीएम का, भले ही वो सीएम चेहरा कोई उतारे न उतारे, लेकिन आरजेडी इस बात के लिए सहमत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिले। जी जी। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ। तो ये थी आज की बड़ी खबर पर हमारी पूरी रिपोर्ट। देश प्रदेश की ताज़ा और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए डीएलपी न्यूज टीवी के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ शिवांशी, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।